भारतीय इतिहास के बारे में हम एक बड़ी बात अक्सर गलत समझते हैं। हम यह मान लेते हैं कि हमारे पूर्वज हमसे बिल्कुल अलग थे, कि वे हमेशा गंभीर रहते थे, सिर्फ कर्तव्य निभाने में लगे रहते थे और भावनाओं से दूर थे। अब जरा रोमांस को ही उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। आज का रोमांस कभी कभी मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पूर्वजों के लिए डेटिंग बहुत आसान थी, तो जरा दोबारा सोचिए। असल में प्राचीन भारत में लोग सरायों में फ्लर्ट करते थे, पार्क में डेट पर जाते थे, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और शादी के बाहर भी रिश्ते बनाते थे। इनमें से कुछ लोग तो उस दौर के तथाकथित फ्रेंड जोन में भी फंस जाते थे। सीधे शब्दों में कहें तो प्राचीन भारतीय भी उन्हीं चीजों के लिए जूझते थे और उन्हीं चीजों की चाह रखते थे जो आप आज चाहते हैं। तो चलिए टाइम मशीन में बैठिए, एडवेंचरर, क्योंकि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद अनुभव हासिल करना। और आपके स्वनियुक्त ऐतिहासिक डेटिंग कोच के रूप में हम यहां हैं आपकी मदद करने के लिए, ताकि आप प्राचीन भारतीयों की तरह फ्लर्ट करना सीख सकें, कामसूत्र जैसे ग्रंथों से मिले विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ। सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर रोमांटिक पार्टनर से मिलना कहां चाहिए? आइए एक बात बिल्कुल साफ कर लें। यह धारणा कि अविवाहित पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से अलग थलग रहते थे पूरी तरह गलत है। मिश्रित लिंग वाले मित्र समूह आम थे और इससे पुरुषों और महिलाओं को बिना किसी दबाव या जजमेंट के एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलता था। तो अगली बार जब आप कोई सामाजिक कार्यक्रम रखें तो उसमें दोस्तों के दोस्त भी शामिल करने के बारे में सोचिए। इससे आपको नए रोमांटिक संभावनाओं से मिलने और फ्लर्ट करने का मौका मिल सकता है। एक छोटा सा सुझाव, बस फ्रेंड जोन में फंस मत जाइए। हैरानी की बात यह है कि कामसूत्र, हाँ वही वाला, फ्रेंड जोन का जिक्र करता है और पुरुषों को सलाह देता है कि वे अपनी रोमांटिक मंशा को साफ रखें। अब भी छात्र हैं तो प्राचीन भारत में प्यार ढूंढने के लिए आप एक खास तौर पर अच्छी स्थिति में हैं। प्राचीन भारतीय विद्यालयों में आपको विपरीत लिंग के साथ साझा आवासों की नजदीकी में मेल जोल के मौके मिलते थे। कथा सरित सागर में उदाहरण के तौर पर पारंपरिक विद्यालयों में पढ़ने वाले पुरुष और महिला छात्रों के बीच गुप्त रोमांटिक संबंधों की कहानियां मिलती हैं। वहीं शिवजा ग्रंथ में एक प्रेमी जोड़ा, एक पूर्व बौद्ध भिक्षु और एक पूर्व बौद्ध भिक्षुणी, अपने प्रेम के शुरुआती दिनों को याद करता है जब वे मठ में छात्र थे। प्राचीन भारतीय भी बिल्कुल हमारी तरह संबंध और साथ की चाह रखते थे, चाहे वे स्कूल में हों या ईश्वर की खोज में लगे हों। लेकिन अगर आप अब छात्र नहीं हैं या आपके दोस्तों के पास किसी नए दिलचस्प रोमांटिक विकल्प की जानकारी नहीं है, तो फिर आपको सही साथी ढूंढने के लिए सार्वजनिक जगहों की ओर निकलना पड़ेगा। कामसूत्र पुरुषों को सलाह देता है कि वे उन जगहों पर जाएं जहां रुचि की महिलाएं अक्सर समय बिताती हैं, जैसे पार्क, बाग बगीचे, सार्वजनिक कार्यक्रम या मंदिर, नगर चौक, बाजार और दूसरी सामुदायिक जगहें। उसे बाजार में आपको देखने दीजिए, गरिमापूर्ण, आत्मविश्वासी और सलीकेदार, और उसकी जिज्ञासा को अपने आप बढ़ने दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे, रुकिए, क्या मैं सच में सार्वजनिक जगहों पर किसी से फ्लर्ट कर सकता हूं? हां, बिल्कुल कर सकते हैं। आर्चा ग्रंथ में उदाहरण के तौर पर लेखक बताते हैं कि लोग बाजारों में खुले तौर पर फ्लर्ट करते थे। वहीं मृच्छ कटिकम जैसे ग्रंथों में पात्र यह चर्चा करते हैं कि सराएं ऐसी जगहें थीं जहां अलग अलग वर्गों के लोग महिलाओं सहित आपस में घुल मिल सकते थे। त्योहार भी फ्लर्ट करने के लिए बेहतरीन मौके हुआ करते थे। युवा पुरुषों और महिलाओं के समूहों का एक साथ इकट्ठा होना और गीत, नृत्य व खेलों के जरिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव मनाना काफी आम था। प्राचीन भारतीयों का मानना था कि ऐसे उत्सव रोमांस के लिए अनुकूल माहौल तैयार करते हैं। ठीक है, अब आपको कोई ऐसा मिल गया है जो आपकी नजर में आ गया है। अब आगे क्या? अगर आप यह जान लें कि लोग वास्तव में क्या चाहते हैं, तो उन्हें आकर्षित करने में आप कहीं ज्यादा सक्षम हो जाते हैं। प्राचीन भारत में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कुछ गुणों को आकर्षक माना जाता था। सबसे पहले शारीरिक सुंदरता।
प्रेम प्रस्ताव रखने वालों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अच्छी स्वच्छता बनाए रखें, सलीकेदार कपड़े पहने और आभूषण या सजावटी मेहंदी जैसे संतुलित और सुरुचिपूर्ण अलंकरण करें। लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। उसे बढ़िया वस्त्र पहनने चाहिए, सुगंधित तेलों से स्वयं को सजाना चाहिए और ऐसे आभूषण पहनने चाहिए जो उसके अच्छे स्वाद को दर्शाएं, लेकिन दिखावटी ना हो। भावनात्मक मान्यता भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। प्राचीन भारत में महिलाएं तारीफ को सच में सराहती थीं। एक स्त्री का हृदय देखभाल से संवारा जाए तो खिल उठता है और प्रशंसा के शब्द उसकी आत्मा को ऊंचा उठा देते हैं। लेकिन जरा रुकिए रोमियो, सिर्फ उसकी शारीरिक सुंदरता की तारीफ मत कीजिए, उसकी बुद्धिमत्ता, उदारता और हास्य बोध को भी पहचानिए। महिलाओं के लिए भी एक सबक था। पुरुष विशेष रूप से उन साथियों की कद्र करते थे जो उनके गुणों की सराहना करते और उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करते थे। सच कहें तो जो स्त्री अपने प्रेमी के बारे में अजनबियों के सामने भी स्नेह से बोलती है, वह उसके दिल को 100 स्पर्शों से ज्यादा जीत लेती है। प्राचीन भारतीयों के लिए आकर्षण सिर्फ शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं था। वे ऐसे साथी चाहते थे जो शरीर से आगे बढ़कर मन और विचारों से भी उन्हें बांध सके। बौद्धिक और सांस्कृतिक परिष्कार विशेष रूप से चांद जैसे समुद्र की लहरों को गति देता है, वैसे ही उसके शब्द मेरे हृदय को आंदोलित करते हैं, क्योंकि वे दूर देशों और शाश्वत सत्यों की बातें करते हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वे कविता रचें, दर्शन पर चर्चा करें, वाद्य यंत्र बजाएं और कला का सृजन करें ताकि अपने इच्छित साथी को प्रभावित कर सकें। जो पुरुष या स्त्री 64 कलाओं में निपुण होता है, वह सार्वभौमिक सम्मान का पात्र बन जाता है, भले ही वह विशेष रूप से सुंदर ना हो। कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार प्रलोभन हल्के फुल्के हास्य और तेज बुद्धि से फलता फूलता है। एक पुरुष को चाहिए कि वह अपनी चतुराई, हाव भाव और त्वरित प्रत्युत्तर से स्त्री को आनंदित करे, उसे हंसाए और सहज महसूस कराए। पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वे मजेदार कहानियां साझा करें, हल्की फुल्की छेड़छाड़ करें, पहेलियां पूछें और खेल खेल में बातचीत करें। वास्तव में इसे घनिष्ठता और आपसी समझ बनाने के लिए अनिवार्य माना जाता था। विशेष रूप से महिलाओं को आकर्षित करने के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार सोच समझकर दिए गए उपहारों को काफी महत्व दिया जाता था। फूल, आभूषण जैसे उपहार स्त्रियों को विशेष रूप से प्रिय माने जाते थे। उपहारों को पुरुष प्रेमी द्वारा देखभाल और स्नेह दिखाने का एक माध्यम माना जाता था। कुछ क्षेत्रों में प्रेमी कमल के पत्तों या ताड़ के पत्तों पर गुप्त संदेश लिखा करते थे। इन संदेशों में सुगंधित जल का प्रयोग होता था, जो केवल धूप या गर्मी में रखने पर उभर कर दिखाई देता था, मानो अदृश्य स्याही का एक प्रारंभिक रूप। यह सब घनिष्ठता के प्रतीक के रूप में किया जाता था। प्रेमी एक दूसरे को सुगंधित तेलों से सने बेल के पत्ते भी भेंट करते थे या उन पर अपने दांतों के निशान छोड़ते थे। कभी कभी स्त्रियां मजाकिया ढंग से अपने प्रेमी की परीक्षा लेती थीं, उसे पूरी तरह से सही तरीके से मुड़े हुए बेल के पत्ते तैयार करने को कहकर। यह कार्य सटीकता, धैर्य और सावधानी की मांग करता था। प्रेमालाप की पूरी प्रक्रिया में स्त्री की सीमाओं का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक माना जाता था। कई प्राचीन भारतीय ग्रंथ किसी स्त्री पर दबाव डालकर संबंध बनाने के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। फूल को उसके खिलने से पहले मत तोड़ो, उसे अपने समय पर स्वयं खिलने दो ताकि वह स्वेच्छा से अपनी सुंदरता प्रकट करे। बाणभट्ट जैसे लेखकों ने प्रेमियों को सचेत, धैर्यवान और समय के साथ संबंध को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देने की सलाह दी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अनुभव पूरी तरह सहमति पर आधारित हो। एक ऐसा पुरुष जो स्त्री की सहमति की उपेक्षा करता है या जल्दबाजी करता है, उसके विश्वास के योग्य नहीं माना जाता। उसे चाहिए कि वह स्त्री के स्वभाव, संकोची, साहसी या मध्यम के अनुसार अपने व्यवहार को ढाले और ऐसे शब्दों व कर्मों से उसके निकट पहुंचे जो उसके स्वभाव से मेल खाते हों। पुरुषों को आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से प्राचीन भारतीय समाज में ऐसी स्त्रियों को सराहा जाता था जो अपने प्रेम भाव खुद व्यक्त करने का साहस रखती थीं।
जब कोई स्त्री आकर्षण, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास के साथ पहला कदम उठाती है तो वह पुरुष के भीतर इच्छा की चिंगारी जगा देती है और उसे और भी अप्रतिरोध्य बना देती है। वास्तव में प्राचीन भारतीयों का मानना था कि एक आत्मविश्वासी और सौम्य स्त्री इतनी मोहक हो सकती है कि वह किसी वीर पुरुष से भी भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींच ले। अब आते हैं सिडक्शन 101 डोज एंड डोंट्स पर। सिर्फ अपने बारे में ही बात मत करो। पहला घंटा उसकी पसंदीदा खेल कूद की कहानियों में निकल गया, अगला आधा घंटा उसने मुझे तोहफे गिनवाने में बिता दिया, फिर एक और घंटा अपने जिम रूटीन पर बड़बड़ाता रहा, और उसके बाद भरोसा करो तुम जानना भी नहीं चाहोगे। एक दूसरे से हल्की फुल्की छेड़छाड़ करो। उसकी बातों की हल्की नकल करना, जानबूझकर थोड़ा गलत समझना या मासूम शरारत करना उसे आनंद देता है और उसकी झिझक को कम करता है। बेहद गंभीर मत बनो। तुम्हारा सारा धार्मिक और गंभीर अध्ययन तुम्हें उस कीड़े जैसा बना चुका है जो कड़वे नियम के पत्ते खाता है। तुम्हें नहीं पता कि अच्छा क्या है। चलो नरक ही सही, कम से कम 7 तो होंगे। चलो कर डालते हैं। पूरा ध्यान दो। छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, सेमेस्टर शुरू हो गया है और पढ़ाई ने उसका ध्यान दूसरी पत्नी की तरह चुरा लिया है। उसके दिमाग में अब सिर्फ लेक्चर ही है। मैं जितना चाहे फ्लर्ट कर लूं, आज तो कुछ मिलने वाला नहीं। प्यार में जरूरत से ज्यादा सावधान मत बनो। वह तो प्रेम देवता का तीर है, नया मॉडल जो पहले कभी देखा नहीं गया। अगर लग जाए तो दिल टूटने के साथ जीना मुश्किल है, और अगर न लगे तो क्या तुमने वाकई जिया? स्पर्श के बहाने ढूंढो। जब हम दोस्तों के साथ बैठे थे और मैं तुमसे ऐसी बातें कर रही थी जो मैं जोर से भी कह सकती थी, फिर भी मैं तुम्हारे कान के पास झुकी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे गाल से अपने होठों की हल्की छुअन रोक नहीं पाई। बहुत आक्रामक मत बनो। पुरुष को चाहिए कि वह मंद समीर की तरह आगे बढ़े, आंधी की तरह नहीं, क्योंकि स्त्री का हृदय नाजुक होता है और उसे सावधानी से संभालना चाहिए। संकेतों पर ध्यान दो। अगर वह बार बार तुम्हें देखे, हल्की मुस्कान दे या अपने आभूषण संवारे, तो समझ लो कि उसका मन तुम्हारी ओर झुका हुआ है। जब कोई स्त्री हंसकर जवाब देती है, छेड़छाड़ में साथ देती है, तो यह उसके अनुग्रह और गहरे संबंध के लिए तैयारी का संकेत होता है। अपने नए साथी के साथ समय बिताना अच्छा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें तुरंत शादी की ओर भागना चाहिए। वास्तव में प्राचीन भारत में विवाह पूर्व निकटता, भावनात्मक और शारीरिक दोनों, काफी सामान्य थी। उदाहरण के लिए सुभाषित और काम साहित्य में कीवु या गुप्त प्रेम की अवधारणा मिलती है, जो विवाह से पहले प्रेमियों के बीच भावनात्मक और शारीरिक संबंधों को वर्णित करती है। काफी प्रगतिशील ढंग से इन ग्रंथों में स्त्री की भूमिका और सहमति पर खास जोर दिया गया है कि वह स्वयं ऐसे संबंधों की शुरुआत करे और उन्हें स्वीकार करे। काम सूत्र में विवाह पूर्व यौन संबंध कैसे और किस तरह होने चाहिए, इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए वात्स्यायन स्त्रियों को सलाह देते हैं कि वे विवाह से पहले अपने प्रेमी की शारीरिक संगत और भावनात्मक संवेदनशीलता की जांच करें। दिलचस्प बात यह है कि यह विवाह पूर्व परीक्षण काल प्राचीन भारत के कई हिस्सों में संस्कृति का हिस्सा था। असल में युगलों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वे शादी से पहले एक दूसरे के साथ समय बिताएं, उनकी आदतें, स्वभाव और पसंद नापसंद को समझें, ताकि यह तय किया जा सके कि वे जीवन साथी बनने के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। जब दो दिल मिलते हैं तो वे समाज की अनुमति लेने से पहले निजी कक्षों में अपने बंधन की परीक्षा कर सकते हैं। इन ग्रंथों में परीक्षण काल के दौरान पूछे जाने वाले व्यावहारिक प्रश्न भी बताए गए हैं। क्या उसे संगीत और कविता पसंद है? क्या वह दिलचस्प बातचीत कर सकती है? क्या उसके हाव भाव सौम्य और संतुलित हैं? यह व्यावहारिक दृष्टिकोण गलत मेल वाले विवाहों की संभावना को कम करने में सहायक था। लेकिन सभी विवाह पूर्व संबंध शादी के लिए परीक्षण नहीं होते थे। दरअसल कई प्राचीन भारतीय ग्रंथ लंबे समय तक साथ रहने वाले लिव इन संबंधों को वैध मानते हैं और संकेत देते हैं कि वे काफी आम थे। जब कोई पुरुष और स्त्री आपसी प्रेम पाते हैं तो वे बिना किसी औपचारिक बंधन के साथ रह सकते हैं। अपने नए साथी से निराश हो गए हों तो चिंता मत करो यात्री। प्राचीन भारत में रिश्ता तोड़ना हमेशा एक विकल्प था,
रिश्ता टूटने की वाजिब वजहों में शामिल थी सजने स्वरने पर ध्यान न देना, आकर्षक दिखने के लिए प्रयास न करना, रोमांस में एक रास्ता, एक ही तरह की दोहराई जाने वाली दिनचर्या और उत्साह की कमी। रोचक तथ्य, इस समस्या से बचने के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथ पुरुषों को सलाह देते हैं कि वे रोमांटिक योजनाएं बनाएं, यानी डेट्स, जैसे संगीत समारोहों में जाना या साथ में प्रकृति की सैर पर निकलना। अपने साथी की भावनाओं को नजरअंदाज करना, ठीक से संवाद न करना या उनकी पसंद को हल्के में लेना, ये सब भी रिश्ता टूटने की वजह बनते थे। कभी कभी अत्यधिक ध्यान देना या इसके उलट बिल्कुल ध्यान न देना भी रिश्ते को नुकसान पहुंचाता था। लेकिन रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होता। तो फिर क्या किया जाए? प्राचीन भारतीय ग्रंथ इसका भी उत्तर देते हैं, विस्तृत मार्गदर्शन के साथ। रिश्ता सभ्य और सम्मानजनक ढंग से खत्म करने के लिए धीरे धीरे भावनात्मक और शारीरिक निकटता कम करो, साथ बिताया जाने वाला समय घटाओ। अपने साथी को नए रिश्तों से मिलने का अवसर दो ताकि उसे भी भविष्य में खुश रहने का मौका मिल सके। लेकिन सबसे जरूरी बात, दयालु बने रहो। जब प्रेम समाप्त हो जाए तो अलगाव नरमी से होना चाहिए, बिना कटु शब्दों या क्रूरता के, क्योंकि जो स्नेह कभी साझा किया गया हो वह शत्रुता में नहीं बदलना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी था कि कोई दुखी रिश्ता लंबे समय तक ठहरा न रहे, क्योंकि ऐसा करने से व्यभिचार का खतरा बढ़ सकता था। बत्स्यायन यहां तक उल्लेख करते हैं कि जिन स्त्रियों की उनके पतियों द्वारा उपेक्षा की जाती थी या जो यौन रूप से असंगत साथियों से विवाहित थीं, वे अक्सर विवाह के बाहर साथ तलाशने लगती थीं। एक बुद्धिमान पुरुष को ऐसी उपेक्षित स्त्री के पास बहुत सावधानी से जाना चाहिए, उसे सांत्वना और स्नेह देना चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका संबंध जिज्ञासु नजरों से छिपा रहे। इसके विपरीत अर्थशास्त्र जहां व्यभिचार को सामान्य मानता है, वहीं वह इसे कानूनी दृष्टि से देखता है और इसके लिए विभिन्न दंडों का प्रावधान करता है। हालांकि यह ग्रंथ समाधान भी सुझाता है, जैसे तलाक। और अब आप जानते हैं, अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो और आप ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।